हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की ओर बढ़ चले हैं और मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ रहे हैं क्रमशः। और मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने से पहले जो है मैं बता दूं आप लोगों को कि इस चैनल पे यानी देव स्टडीज़ पे जो है आपका एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री सारा जो है कंप्लीट किया जा चुका है और इससे रिलेटेड जो है वीडियोस भी अपलोड किए गए हैं। तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और सारे वीडियोस आपको वहाँ मिलेंगे, यानी प्लेलिस्ट में दिए हुए हैं। तो आप लोग वहाँ जाकर के एंशियंट हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री को भी ज़रूर देखें। तो चूंकि एंशियंट और मिडाइवल हिस्ट्री कंप्लीटेड है दोस्तों, तो इसलिए हम लोग जो है अभी मॉडर्न हिस्ट्री की ओर बढ़ चले। और मॉडर्न हिस्ट्री में भी जो हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को भी पढ़ रहे हैं और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड कई वीडियोज़ अपलोड किए जा चुके हैं, जिसमें हमने क्रमशः जो 1885 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई उसके बारे में हम लोग पढ़े, फिर उसके सारे अधिवेशनों को क्रमशः हम लोग जाने, फिर जो 1905 का बंगाल विभाजन होता है हम लोग उसके बारे में पढ़े, फिर 1907 में जो कांग्रेस का विभाजन होता है हम लोग उसके बारे में भी पढ़े, फिर उसके बाद 1916 में होम रूल लीग की जो स्थापना होती है तिलक जी और एनी बेसेंट के द्वारा, तो उसके बारे में भी पढ़े। फिर हम लोग रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड उसके बारे में भी पढ़े। लास्ट जो क्लास थी दोस्तों वह थी खिलाफत आंदोलन से संबंधित, खिलाफत आंदोलन। तो आप लोग प्लेलिस्ट में इसको भी जरूर देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है ये दोनों क्लासेस जो है एक दूसरे को जो है यानी एक दूसरे से संबंधित है। क्योंकि खिलाफत आंदोलन के दौरान ही जो है गांधी जी ने यह घोषणा कर दी थी कि अगर खिलाफत कमेटी जो बैठाई गई है उसकी शर्तों को अगर नहीं मानेंगे अंग्रेज, तो हम लोग जो है असहयोग आंदोलन प्रारंभ करेंगे। तो इसीलिए असहयोग आंदोलन को पढ़ने से पहले, जानने से पहले आप लोग खिलाफत आंदोलन को जरूर पढ़ें। तो आइए हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि पिछली क्लास में यानी खिलाफत से रिलेटेड जो क्लास थी उसमें हमने क्या पढ़ा था। तो दोस्तों, हमने देखा था कि प्रथम विश्व युद्ध जो था आपका 1914 से, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से यानी 1914 से 18 के मध्य जो है प्रथम विश्व युद्ध आपका स्टार्ट होता है यानी चलता है। तो इस प्रथम विश्व युद्ध में क्या होता है दोस्तों कि पूरा दुनिया जो है दो खेमों में बढ़ जाता है, एक धुरी राष्ट्र और एक मित्र राष्ट्र। तो यहाँ धुरी राष्ट्र के अंतर्गत क्या होता है कि जो आपका तुर्की और जो हम लोग यानी तुर्की से संबंधित जो इस्लामिक कंट्रीज़ थे जिसे हम लोग ऑटोमन साम्राज्य के नाम से जानते हैं, वो सारी कंट्री आपका जर्मनी, जापान, ये सब क्या थे, धुरी राष्ट्र में थे। और मित्र राष्ट्र में आपका हो गए अमेरिका, फ्रांस, रूस, आपका ब्रिटेन, भारत, ये सब। भारत तो ऑटोमेटिकली ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन का उपनिवेश है भारत, तो भारत को तो वहाँ मजबूरी बस वहाँ शामिल होना ही था। तो ये सब जो है मित्र राष्ट्र में रहते हैं। तो जब युद्ध छिड़ता है दोस्तों, तो युद्ध में क्या होता है कि मित्र राष्ट्र यानी ब्रिटेन जीत जाती है और धुरी राष्ट्र जो होते हैं जिसमें तुर्की रहता है तो वो हार जाते हैं। तो जब तुर्की हारती है और ब्रिटेन जीत जाते हैं, तो युद्ध में अक्सर यही होता है कि जो जीते हुए राष्ट्र रहते हैं, जो जीते हुए संघ होते हैं, वो और हारे हुए संघ के बीच जो है संधियाँ होती है। ये हमेशा मीन्स ये कॉमन है, हर युद्ध के पश्चात होता है, चाहे वह नेशनल लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल पे हो। तो यहाँ पे चूंकि धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र में मित्र राष्ट्र की जीत होती है, धुरी राष्ट्र हार जाते हैं। तो हम लोगों ने क्या समझा कि ब्रिटेन और तुर्की के यानी हम लोगों को इन्हीं दोनों के मध्य जो है देखना है, टारगेट करना है। हम लोगों को इसको इतना ज़्यादा डीपली पढ़ना नहीं है, ऐसे भी ये क्लास इससे रिलेटेड हो जाए कि मैं बस ऐसे ही आपको इन शॉर्ट में बताना चाह रही। तो ये ब्रिटेन और तुर्की के बीच चूँकि ये हो गया आपका धुरी राष्ट्र, धुरी, और ये मित्र, और मित्र क्या होते हैं, ये जीत जाते हैं और ये क्या होते हैं, हार जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि मित्र राष्ट्र जो है तुर्की पर इतने ज़्यादा मीन्स
नियम लगाते हैं कि उसके जो खलीफा है वो खलीफा का पद अपदस्थ कर देते हैं, उसके यानी कि लोकतंत्र वहाँ बहाल कर देते हैं, जो धार्मिक मान्यता थी, धार्मिक सर्वोच्चता थी, वो सारा उनका ख़त्म कर दिया जाता। बहुत सारे एरिया को भी उनसे यानी फ्रांस और रूस को दे दिए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि जो खिलाफत आंदोलन के थ्रू जो है खिलाफत कमेटी गठित की जाती, जिसके हेड आपके गांधी जी रहते हैं, और गांधी जी के नेतृत्व में यह खिलाफत कमेटी बैठाई जाती है, जिसमें कि 3 मांगे रहती है इनकी अंग्रेजों से। उसमें रहता है पहला कि जो धार्मिक स्थल है तुर्की का यानी ऑटोमन साम्राज्य का, उसमें किसी भी प्रकार का जो है मित्र राष्ट्र या ब्रिटेन हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दूसरी शर्त रहती है कि उसके जितने भी क्षेत्र है पूर्व में यानी युद्ध से पूर्व जितने भी क्षेत्र थे उसके उतने ही क्षेत्र रहेंगे, उसके क्षेत्र में जो है कटौती या उसको घटाया नहीं जाएगा, कहीं से भी उसको छीना नहीं जाएगा। तीसरी शर्त रहती है कि उसके 4 बड़े क्षेत्र रहते, अरब, आपका फिलिस्तीन, और आपका सीरिया और इराक, ये बड़े जो क्षेत्र हैं, इन चारों क्षेत्रों में यानी कि इस्लाम के आधार पर जो है शासन होगा, यानी इस्लामिक लोग ही इस पर शासन करेंगे, इस्लामिक ही राजा या शासक बनेगा। किंतु अंग्रेज यानी कि ब्रिटेन चूंकि जीत चुका है युद्ध में और भारतीय उसके उपनिवेश है, उसके गुलाम है, तो उसकी बातों को मानना वो कहीं भी जरूरी नहीं समझता, वो अपनी मनमानी करता है। और क्या होता है कि ब्रिटेन यानी तुर्की का क्या करता है ब्रिटेन, उसको कई भागों में विभाजित कर देता है। वहाँ जो उसके कई क्षेत्रों को रूस और फ्रांस को दे दिए जाते हैं। यानी कुल मिलाकर कोई भी मांग जो है खिलाफत कमेटी की नहीं रखते हैं अंग्रेज। तो यहाँ पर गांधी जी पहले ही चूंकि खिलाफत कमेटी के भी अध्यक्ष थे, तो उन्होंने कहा था कि अगर खिलाफत कमेटी की मांग नहीं रखी जाएगी, नहीं पूरी की जाएगी, तो हम लोग एक अलग से आंदोलन करेंगे, असहयोग आंदोलन। मीन्स खिलाफत आंदोलन क्या था, एक मुस्लिम बेस्ड आंदोलन था, वो भी भारत से रिलेट नहीं था, वो भारत से रिलेटेड तो वो था ही नहीं, वो तो आपका तुर्की यानी एक समझिए वर्ल्ड लेवल का वो था, और वो भी भारत के सिर्फ मुस्लिमों का वह आंदोलन था, वह विद्रोह था। यहाँ पर गांधी जी इसलिए धमकी देते हैं अंग्रेजों की को कि अगर आप बात नहीं मानोगे खिलाफत कमेटी के, तो हम लोग जो है यानी राष्ट्रीय स्तर पर पूरे भारत में, ये खिलाफत आंदोलन सिर्फ मुस्लिमों का था, तो हम लोग पूरे भारत में सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी लोग जो है इसमें असहयोग आंदोलन आपके खिलाफ करेंगे हम लोग। यानी गांधी जी पहले ही अल्टीमेटम अंग्रेजों को दे रखे थे, और अंग्रेजों ने चूंकि बात नहीं मानी, तो इसलिए जो है आपका असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट होता है। तो आइए हम लोग आज इसी असहयोग आंदोलन को पढ़ेंगे। तो खिलाफत आंदोलन आपको समझ में आ गया दोस्तों। इससे रिलेटेड क्लास भी जो है अपलोड किया जा चुका है, तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। अब चूंकि असहयोग आंदोलन की घोषणा मीन्स धमकी कहिए, वार्निंग कहिए, गांधी जी ने पहले ही दे रखा था अंग्रेजों को, तो वो क्या करते हैं कि 1 अगस्त 1920 को जो है क्या करते हैं, घोषणा करते हैं असहयोग आंदोलन की। तो असहयोग आंदोलन की घोषणा करते हैं आपको 1 अगस्त 1920 को गांधी जी। लेकिन इत्तेफाक एक तरह से कहिए ऐसा बनता है कि इत्तेफाक ही कहिए कि एक तरफ से भारत के लिए अच्छा दिन रहता है, इस आंदोलन की शुरुआत होती, घोषणा होता है, आह्वान होता है। किंतु उसी दिन क्या होता है कि भारत के एक बहुत बड़े नेता थे, गर्म दल के कहिए, जो बाल गंगाधर तिलक यानी बाल लाल और पाल की जो हम लोग तिकड़ी जानते हैं, उनके जो सबसे हेड रहते बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक जी की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है आपको उसी दिन 1 अगस्त को ही। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, चूंकि ये बाल गंगाधर तिलक जो है भारत के एक बहुत प्रधान प्रमुख नेता थे। ये सिर्फ उग्र राष्ट्रवाद के ही समर्थक नहीं थे, बल्कि इन्होंने बहुत सारे कार्य भारतीयों को जगाने में किया। जैसे हमने इनकी होम रूल वाली क्लास में देखा कि किस प्रकार इन्होंने मराठा और केसरी नामक 2 अखबारों के थ्रू जो किस तरह से भारतीयों को जगाने का प्रयास किया, उनको उनके अधिकार, उनके स्वराज की मांग को
यानी उनके अंदर जगाने का प्रयास किया। तो ये बाल गंगाधर तिलक जो है बहुत महत्वपूर्ण नेता थे, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे। तो यहाँ जो उनकी मृत्यु जो है यहाँ पर 1 अगस्त को ही हो जाती। तो भारत के लिए दोहरी उस समय एक खुशी और एक गम का माहौल था, क्योंकि यह टलने वाला चीज़ तो नहीं था। तो यह घोषणा हो जाती है आपको 1920 को। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जब यह घोषणा होती है तो 4 सितंबर को क्या होती है, क्योंकि गांधी जी है जो कांग्रेस के सदस्य भी थे, और इस टाइम तक जो है यानी गांधी जी सक्रिय राजनीति में जो है एंट्री ले चुके थे। यहाँ पर जो है सिर्फ सामाजिकता के तौर पर ही नहीं, कांग्रेस में भी एक अलग स्थान था, समाज में भी लोग उनको धीरे धीरे बहुत अच्छी तरह से जानने लगे थे। क्योंकि हम लोग चंपारण सत्याग्रह 1917 में वो किए, बिहार में जा करके फिर खेरा सत्याग्रह, फिर अहमदाबाद मिल मजदूर, तो ये सारी जो हड़तालें थी, सारे जो विद्रोह थे, आंदोलन थे, तो इन तीनों में क्या हुआ था, उनको जीत मिला था लगातार। तो कहीं ना कहीं गांधी जी की प्रसिद्धि जो है बहुत अधिक इस काल तक हो गई थी। तो वो कांग्रेस के भी वर्चस्व वाले नेता बन चुके थे, और ऐसे ही मतलब सामाजिकता के तौर पर जो है पूरे भारत में वो धीरे धीरे जो है प्रचलित हो गए थे, प्रसिद्धि उनकी हो गई थी। तो यहाँ चूंकि कांग्रेस के सदस्य भी थे, तो कांग्रेस से अनुमति लेना आपका अनिवार्य था। तो 4 सितंबर को क्या होता है, विशेष अधिवेशन रखा जाता है। यानी सालाना अधिवेशन तो कांग्रेस का एक बार होना तय था कि हर साल जो है कांग्रेस का अधिवेशन होगा, किंतु यह विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है। देखिए दोस्तों, जो ये बाल गंगाधर तिलक जी की जो मृत्यु होती है दोस्तों, आपका 1 अगस्त को हो चुकी है। उसके बाद जो है लाला लाजपत राय जी को आपको जो है अध्यक्ष बनाया जाता है कांग्रेस का। और ये जो तिलक जी जो थे, ये जीते जी बहुत प्रयास किए 1906 में, 1905 में कि गरम दल का कोई भी नेता जो है कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर जो है आसीन हो, किंतु कुछ नहीं हो पाया आपको वहाँ, यानी कोई भी नेता इस पद तक नहीं पहुँच पाया, खुद तिलक जी भी नहीं पहुँच पाया, और तिलक के जीते जी ये हो भी नहीं पाया। तिलक जी के मृत्यु के बाद ही जो लाला लाजपत राय जो है अध्यक्ष बनते हैं। तो ये विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है। उस विशेष अधिवेशन में क्या होता है कि ये आपके लाला लाजपत राय जी अध्यक्ष बनाए जाते हैं। और इसमें जो है आपका इस यानी बात रखी जाती है असहयोग आंदोलन की, इसकी सारी जो है यानी किस तरह से क्या होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, इससे रिलेटेड जो है पूरी तरह से रणनीति तैयार नहीं हो पाती है। फिर क्या होता है कि आपका सालाना जो अधिवेशन होना था, सालाना अधिवेशन तो हर साल होता ही था, सालाना अधिवेशन यानी वार्षिक अधिवेशन कहिए। तो वार्षिक अधिवेशन कब होता है आपका 25 दिसंबर को। ये आपका होता है दोस्तों कलकत्ता में। विशेष अधिवेशन जिसके अध्यक्षता आपका लाला लाजपत राय करते हैं, वो कहाँ होता है, कलकत्ता में। और यह कब होता है 4 सितंबर को। तो डेट भी पूछा जाता है तो आपका। और जो वार्षिक अधिवेशन होता है वह कब होता है 25 दिसंबर को। और यह कहाँ होता है दोस्तों, नागपुर में होता है। तो इस अधिवेशन में क्या होता है कि जो असहयोग आंदोलन का जो है पूरा खाका तैयार कर लिया जाता है, मीन्स किस प्रकार से हम इसको चलाएंगे, एक तरह से कहिए जो उसका प्रारूप जो होता है वह पूरी तरह से यहाँ प्रस्तुत किया जाता है गांधी जी के द्वारा। और ये प्रस्ताव यहाँ इस बैठक में यानी जो विशेष अधिवेशन में नहीं हो पाया, वो आपका सालाना अधिवेशन 25 दिसंबर नागपुर में जो होता है वहाँ पर यह जो है आपका पास हो जाता है यह प्रस्ताव। तो यहाँ पर क्या हो जाता है दोस्तों, यानी कि ये 25 दिसंबर वाले जो नागपुर अधिवेशन में आपका असहयोग आंदोलन का क्या होता है कि यह पास हो जाता है, यानी अब असहयोग आंदोलन किया जाएगा। इतना समझ में आ गया दोस्तों। 1 अगस्त को घोषणा होती है, ठीक उसी दिन बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो जाती है, जो कि एक गरम दल के बहुत ही यानी क्रांतिकारी विचारधारा के बहुत ही महत्वपूर्ण नेता थे। 4 सितंबर को विशेष अधिवेशन होता है, लाला लाजपत राय जी उनके अध्यक्ष होते हैं और कलकत्ता में यह अधिवेशन होता है। बट यहाँ पर जो है पूरा क्लियर नहीं हो पाता है कि असहयोग आंदोलन कैसे होगा, किस प्रकार से होगा। फिर सालाना अधिवेशन यानी वार्षिक अधिवेशन जो कांग्रेस का हमेशा होता आया था, उस अधिवेशन में ये सारा खाका तैयार किया जाता है, पूरा प्रारूप इसका रेडी होता है और फिर यह असहयोग आंदोलन होगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, आपका असहयोग आंदोलन की घोषणा आपका 25 दिसंबर नागपुर वाले अधिवेशन में
हो जाता है। तो इतना तो समझ में आ गया। अब असहयोग आंदोलन की जब घोषणा हो चुकी है दोस्तों, असहयोग आंदोलन जब प्रारंभ हो चुका है, तो गांधी जी के सामने बहुत तरह की समस्याएं थी, जैसे कि असहयोग आंदोलन करना कैसे है। तो सबसे पहले तो ये समझिए दोस्तों कि असहयोग है क्या। तो असहयोग का अर्थ है, यानी जनता को गांधी जी को जवाब देना था असहयोग आंदोलन है क्या, फिर उसे चलाना किस तरह है, कैसे उसको पूरा करना है, कैसे सफल करना है। लेकिन हम लोग उस यानी गांधी जी ने उन्हें क्या बताया, कैसे क्या करना है, हम लोग उससे पहले जानेंगे कि असहयोग है क्या। एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर आपको जानना जरूरी है कि असहयोग शब्द का अर्थ क्या है। तो असहयोग का अर्थ होता है दोस्तों, असहयोग मतलब कि सहयोग बंद करना। कॉमन सा है ये, बिल्कुल, सहयोग बंद करना। यानी असहयोग का अर्थ क्या हुआ, सहयोग को बंद कर देना। तो सहयोग को किस प्रकार का सहयोग बंद कर देना है, किसके लिए बंद करना है। तो सहयोग बंद करना है हम लोगों को अंग्रेजों के साथ, यानी अंग्रेजों के साथ हम लोगों को असहयोग की नीति अपनानी है, मीन्स सहयोग बंद करना है। तो सहयोग किस प्रकार का बंद करना है, तो सहयोग हर प्रकार का बंद करना है। मीन्स आप अगर डीपली समझोगे अंग्रेजों की नीति की, तो अंग्रेज क्या करने आए थे, व्यापार करने आए थे, भारत में व्यापार ही तो करने आए थे। और जब वो व्यापार करने आए तो धीरे 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 क्या हुआ, वह हमारी कमजोरियों, हमारी वीकनेस, हमारी आपस की फूट, उसका जो है फ़ायदा उठाते चले गए। यानी एक कहावत है कि बैठने दीजिए, पैर तो हम अपने आप ही पसार लेंगे। तो उनको बस व्यापार के माध्यम से बैठने के लिए दिया गया। वो क्या किया, धीरे 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 पूरे भारत में अपना पैर पसारना शुरू किया। और पैर भी ऐसा पसारे कि मीन्स जो मूल निवासी थे, जो भारतीय थे, उनके ऊपर ही शासन करने लगे, उनका ही जो है, उनके ऊपर ही अत्याचार करने लगे, उनका ही शोषण करने लगे। तो व्यापार के माध्यम से चूंकि भारत आए थे अंग्रेज, तो गांधी जी का ये कहना था कि हमारे सहयोग से ही तो वो यहाँ है। मीन्स उन्हें व्यापार, यहाँ मार्केट मिल रहा है, व्यापार वो कर रहे हैं, तभी तो वो है। तो वो उस व्यापार में सहयोग कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं, हम भारतीय सहयोग कर रहे हैं। तो बस उस सहयोग को बंद करना है। तो अब क्या क्या बंद करना है, तो देखिए सबसे पहले क्या है, स्कूल बंद करना है। स्कूल बंद करना है, यानी स्कूल कॉलेजेस जो थे, यूनिवर्सिटीज, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज सारा कुछ बंद करना है। मीन्स क्या था, अंग्रेज व्यापार करने आए, वो अपना स्कूल खोल दिए, अपने कॉलेजेस, अपने यूनिवर्सिटीज, उसमें क्या करते थे, वो अपनी शिक्षा लागू करते थे और वो पढ़ाते थे जो उनको पढ़ाना था, और वो वैसा बनाते थे जैसे उनके लिए ज़रूरी था। यानी वो हमें अपनी शिक्षा के तहत वो अपने अनुसार हमें ढालने का प्रयास करते थे। तो गांधी जी का कहना था कि असहयोग के द्वारा जो हमें सबसे पहले उनकी सारी चीज़ों का त्याग करना है। सारी चीज़ों में सबसे पहले स्कूल कॉलेज आपका बंद करना है। दूसरा, बहिष्कार, यानी बहिष्कार के अंतर्गत आपका स्कूल कॉलेज भी हो जाएगा। तो बहिष्कार में आपका हो जाएगा, जैसे आपका जो कपड़े हम लोग पहनते थे, यानी जितने भी वस्त्र वगैरह होते थे, वो इंग्लैंड से जो आयात किए जाते थे, वो ज़्यादा हम लोग खरीदते थे। मीन्स क्या होता था कि दाम भारतीय कपड़ों और अंग्रेजों यानी ब्रिटेन से लाए हुए कपड़ों का लगभग सेम रहता था, लेकिन अट्रैक्टिव ये ज़्यादा रहता था। तो हम लोग क्या किया दोस्तों, धीरे धीरे जो है ब्रिटेन से आए हुए माल को ही हम लोग जो है यूज़ करने लगे। तो वहां पर क्या, भारतीय कुटीर उद्योग, जो लघु उद्योग थे, वो सारा धीरे धीरे बैठ गए। भारतीय जो कारीगर थे वो बेरोजगार हो गए। हमारा सारा जो है पैसा धीरे धीरे ब्रिटेन के पास जाने लगा, यानी विदेश जाने लगा, और हम लोग धीरे धीरे गरीब होते चले गए। ये आपका दादा भाई नेहरू जी ने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक में भी इस चीज़ का जिक्र किया था उन्होंने। तो यहाँ पे क्या किए महात्मा गांधी जी, यही बोले कि आपको है उनके द्वारा जितनी भी चीज़ें हैं उसका बहिष्कार ना। सबसे पहले बहिष्कार में आपका वस्त्र आ जाता है, यानी वस्त्रों का बहिष्कार, वस्त्रों का बहिष्कार। हाँ, एक चीज़ दोस्तों इसमें मैं बताना भूल गई नहीं, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ जो बंद करने हैं, तो इसमें ये कहा गया कि सबसे पहले गांधी जी ने ये शर्त रखा कि अगर हम लोग इस असहयोग आंदोलन को चलाते हैं, इसको कंटिन्यू रखते हैं, तो 1 साल के अंदर, यानी 1 साल के अंदर अंग्रेज जो है
इनकी अर्थव्यवस्था जो क्या होगी, इतनी ज़्यादा टूट जाएगी, इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी, मीन्स वो उनका व्यापार यहाँ चलेगा ही नहीं, तो वो यहाँ रुकेंगे कैसे। तो वो इतने ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे, इतने ज़्यादा वो आर्थिक रूप से वीक हो जाएंगे कि उनको यहाँ जो है यहाँ से भागना ही पड़ेगा। यानी 1 साल का जो है टाइम उन्होंने, गांधी जी ने इस आह्वान के थ्रू दिया था भारत के नागरिकों को। तो यहाँ पर एक रीज़न नहीं था आपको असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने के लिए, क्योंकि भारतीय जो है दोस्तों, आप देख लो कि हमने क्या देखा, खेरा सत्याग्रह देखा, हमने चंपारण सत्याग्रह देखा, ये क्या था, किसानों का आंदोलन था। फिर अहमदाबाद मिल मजदूर क्या था, ये श्रमिकों का आंदोलन था। तो पूरा भारत जो है कहीं ना कहीं परेशान था अंग्रेजों से, चाहे वह सेना में देख लिए, सैनिक जो क्या थे, अधिक से अधिक भारतीय थे, तो वहाँ सैनिकों के साथ भी दुर्व्यवहार हो रहा था। यानी आपका जो भी किसान से लेकर के मजदूर से लेकर के आम जनता तक अंग्रेजों से परेशान थी। तो कहीं ना कहीं जनता भी उब चुकी थी, कांग्रेस असफल हो रही थी हर स्टेज में, तो जनता भी एक बड़ा आंदोलन चाहती थी। तो ये असहयोग आंदोलन जो है सबके लिए एक सटीक क्या कहेंगे आंदोलन के रूप में सामने है। उन्हें लगा कि सच में जो है ऐसा करने से ये अंग्रेजों से हमें छुट्टी मिल जाएगी। तो पूरा भारत जो है एकत्रित हो गया एक स्टेज पर। एक तरह से कहिए कि इस प्रथम बार जो है असहयोग आंदोलन के थ्रू जब पूरा भारत एकीकरण, यानी भारत के एकीकरण की व्यवस्था ये देखी गई आपको असहयोग आंदोलन में, यानी पूरा भारत एकमत हो गया और पूरे भारत में यह आंदोलन जो है जोर शोर से चल पड़ा। तो यहाँ पर क्या क्या यानी 1 साल का चूंकि टाइम दिया गया, तो यहाँ स्कूल कॉलेजेस जो बंद होंगे, तो यहाँ पर पूछा गया जो भी बुद्धिजीवी लोग थे कि आखिर स्कूल कॉलेजेस जो बंद होंगे तो क्या हमारे भारतीय जो बच्चे हैं वो क्या साल भर या हो सकता है 1 साल में नहीं भागे अंग्रेज, तो इतने दिन कैसे बैठे रहेंगे, क्या बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं। तो वहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति हम लोग कहाँ देखे थे दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपका तिलक जी ने जो 1906 का अधिवेशन में मांग रखी थी, बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति। और ये 4 मांगे वहाँ पर रखी गई थी, यानी एक बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और असहयोग, यानी बहिष्कार का जो ये सब आपका जो तिलक जी जो 1 अगस्त को जिनकी मृत्यु हुई है, उन्होंने ये सब 1906 के अधिवेशन में ही रखा था। तो यहाँ पर उसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर गांधी जी के द्वारा भी जोर दिया गया, मीन्स हम अपनी शिक्षा को लागू करेंगे, अंग्रेजों का पढ़ाया हुआ हम नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या क्या रातों रात यानी कई जो है स्कूलों की व्यवस्था कर दी गई। मीन्स उस टाइम का स्कूल का मतलब आज की बिल्डिंगें जिस तरह से है स्कूल चलाए जाते उस तरह का नहीं, वहाँ पे कहीं रूम खाली है या कुछ झोपड़ी नुमा भी डाल दिए। कहा जाता कि कुछ नेता लोग खुद ही जो है रातों रात खड़ा किए स्कूल, और खुद से गोबर से नीप करके झोपड़ी बना करके उसमें जो है रातों रात सारा कुछ रेडी करके सुबह तक जो है आपका बच्चों को वहाँ पढ़ाने की व्यवस्था कर दी गई थी। खुद नेता लोग जो है अध्यापक का काम, यानी जो भी कांग्रेस के नेता थे, जो भी समाज के पढ़े लिखे लोग थे, वह शिक्षक का काम कर दिए। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि स्कूलों का बहिष्कार करना है, कॉलेजेस का बहिष्कार करना है, यूनिवर्सिटीज़ का बहिष्कार करना है। तो यहाँ पर बच्चों को भी छोड़ा गया, यानी स्कूल का मतलब सिर्फ बच्चे ही तो नहीं, वहाँ भारतीय अध्यापक भी तो पढ़ाते थे। तो यहाँ भारतीय जो अध्यापक पढ़ा रहे हैं, जो बच्चे भारतीय पढ़ रहे हैं अंग्रेजों के स्कूल में, उसका बहिष्कार करना, प्लस कपड़ों का बहिष्कार करना। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो भी बहिष्कार के थ्रू जो भी ब्रिटेन का जो भी माल था, जो भी कपड़ा था, जो भी लोगों के घर में, वो लोग सारा उसका बहिष्कार करने लगे। कई लोग तो है उठा करके जो है आग में झोंकने लगे, यानी चौक चौराहे पर जो है अंग्रेजों के सामानों का जो है यानी क्या कहेंगे जलाना आरंभ कर देते। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी इसका विरोध भी करते हैं। तो इस तरह की परिस्थितियां जो है पूरे भारत में चल पड़ी थी। तो ये हो गया आपका बहिष्कार का मतलब कि आपका टोटली बहिष्कार। और बहिष्कार अगर वस्त्रों का बहिष्कार करेंगे, जैसे स्कूल कॉलेजेस का ऑप्शन हुआ कि रातों रात स्कूल नेताओं के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा खोले गए, उस तरह से अगर वस्त्रों का बहिष्कार करें तो वस्त्रों के बहिष्कार का भी तो कोई ऑप्शन होना चाहिए ना। तो यहाँ ऑप्शन के लिए क्या कहा गया, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, इन सब पर क्या करने के लिए, जोर देने के लिए। इसके थ्रू क्या कहा गया कि खादी के कपड़े, गांधी जी ने कहे खादी के कपड़ों का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि यह हमारे भारतीय कपड़े हैं। इसके थ्रू क्या होगा, चरखा चलेगा, और जब चरखा चलेगा तो क्या होगा,
कि लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारे भारतीयों का भारतीय जो कारीगर है, जो मजदूर है, उनको रोजगार मिलेगा और भारत का पैसा जो है भारत के पास ही रह जाएगा और अंग्रेजों की क्या होगी, नींव कमजोर होगी और वो अपने आप ही भाग जाएंगे। तो इस प्रकार जो है बहिष्कार के थ्रू जो क्या किया गया दोस्तों, अंग्रेजों के सारे सामानों का जो है बहिष्कार किया गया। इसके बाद स्कूल कॉलेजेस हो गए, उसके न्यायालय में जाने के लिए लोगों को मना कर दिया गया। कहा गया कि आपको कितने भी प्रॉब्लम हो आप पंचायत लेवल पर अपने ग्राम स्तर पर जो है मैटर सुलझा लीजिए, उसके न्यायालय में मत जाइए। सैनिक, चूंकि भारतीय सैनिक ही जो है आपका कहाँ थे, अंग्रेजों की तो एक मुट्ठी सेना भी नहीं थी, भारतीय सैनिक ही थे उसमें भर्ती अंग्रेजों की सेना में। और वो लोग क्या करते थे, भारतीय सैनिकों का इस्तेमाल ही करते थे आपका भारतीयों के ऊपर गोली चलाने में। जालियांवाला बाग में क्या हुआ, जालियांवाला बाग हत्याकांड में भी तो वही हुआ था। तो भारतीय लोग ही चूंकि अंग्रेजों की सेना में थे तो वहां उसका भी जो है बहिष्कार किया गया, यानी सेना में भी जाने के लिए लोगों को मना किया गया। बहुत सारे सैनिक जो है सेना छोड़ करके घर बैठ गए उस काल में, यानी 1920 की यह घटना है। ये जो यानी ये बहिष्कार का जो था, ये यानी पूरे देश में जो है यह लय पकड़ लेता है एक तरह से कहिए। मैंने पहले भी कहा कि ये आंदोलन भारत का प्रथम आंदोलन था जो पूरे भारत में एक साथ किया गया था। अब तक जो गांधी जी के आंदोलन हुआ, खेरा सत्याग्रह, चाहे आपका चंपारण सत्याग्रह, वो एक क्षेत्र विशेष आंदोलन थे, यानी क्षेत्रीय आंदोलन था आपका, अहमदा मिल मजदूर। तो ये एक ऐसा पहला आंदोलन था गांधी जी के द्वारा भारत में जो कि पूरे भारत में एक साथ जो है फैला और एक साथ जो है चलाया जाने लगा। इसका यानी ये इतना जोर पकड़ता गया धीरे धीरे दोस्तों कि जगह जगह जो है आपका हड़तालें शुरू हो गई, आंदोलन शुरू हो गया, जगह जगह रैलियां होने लगी और ये आंदोलन बहुत ही मतलब कारगर साबित हो रहा था। धीरे धीरे पूरे भारत में यह जो है अपना अस्तित्व मतलब जमाता जा रहा था। किंतु गांधी जी ने एक बात स्टार्टिंग में कह रखी थी कि इस आंदोलन में हिंसा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, यानी ये जो आंदोलन है सत्य और अहिंसा पर होगा। सत्य और अहिंसा उनके दो हथियार थे, सबको पता है। तो उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर जो है हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे एक घटना क्या होती है दोस्ती, आपको ये घटना जो है आपका बहुत महत्वपूर्ण रहता है इस आंदोलन की। इतना तो समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद क्या होता है दोस्तों, एक घटना होता है आपका चौरा चौरी। कहीं कहीं चौरी चौरा भी लिखा रहता है, कहीं चौरा चौरी भी लिखा रहता है। तो ये जो चौरा चौरी नामक स्थान रहता है आपका दोस्तों गोरखपुर में। गोरखपुर आपका कहाँ रहता है, उत्तर प्रदेश। तो ये चौरा चौरी नामक जिला रहता है गोरखपुर में, स्थान रहता है गोरखपुर आपका उत्तर प्रदेश में। तो वहाँ क्या होता है दोस्तों कि कुछ लोग मीन्स रैलियां निकाल रहे होते हैं, हड़ताल कर रहे होते हैं, वो अपने मतलब नारे लगाते हुए वो लोग इस स्थान से जा रहे होते हैं। वहाँ बगल में जो है सड़क के किनारे एक चौकी रहता है, यानी पुलिस चौकी। तो वहाँ भीड़ में और पुलिस में जो है झड़प हो जाती है। तो चूंकि भीड़ यानी अंग्रेजों के सैनिकों का तो मन यूं ही बढ़ा हुआ था। हमने क्या देखा, जालियांवाला बाग हत्याकांड में 1600 राउंड में गोलियां चलवा देता है। तो यहाँ जब झड़प होती है भीड़ में और इस पुलिस में, यानी कि जो छावनी में जो पुलिस रहते हैं उसमें, तो पुलिस यहाँ पे क्या करता है, गोली चला देता है। और गोली चलाने में क्या होता है, 2-3 लोग जो है भीड़ में मर जाते हैं। तो यहाँ पर जब 2-3 लोग यानी भीड़ में 2-3 लोगों की मृत्यु हो जाती है तो भीड़ क्या होता है, बेकाबू हो जाते हैं। भीड़ ये कहती है कि अब हम तुमको मारना है, कितनों को तुम मार सकते हो मारो। और ये पूरी भीड़ जो है धीरे धीरे पुलिस छावनी की तरफ मूव कर जाती है, यानी पलट करके जो है पुलिस छावनी की तरफ जाने लगती। तो पुलिस छावनी में यानी पुलिसों की संख्या जो है, सैनिकों की संख्या कम होती है, भीड़ बहुत बड़ी संख्या में होती है। तो जो पुलिस है वो डर जाते हैं, उनको लगता है इतनी बड़ी भीड़ का हम सामना नहीं कर सकते। वो लोग क्या करते हैं, फिर अंदर घुस जाते हैं, यानी थाना में अंदर चले जाते हैं और अंदर से दरवाजा बंद कर लेते हैं। वहाँ पर क्या करते, वो उग्र भीड़, चूंकि उन्होंने लाशें देख रखी थी, बिना रीज़न उनके भीड़ में गोलियां चलाई गई और 2-3 लोगों की मृत्यु हो गई। तो उन्होंने क्या किया, यानी गुस्साई भीड़ जो है उस थाने के ऊपर मिट्टी तेल छिड़क देती है और आग के हवाले, यानी माचिस फूंक देती है, उसको आग के हवाले कर देती है। तो उस टाइम का थाना का मतलब ऐसे बिल्डिंग वाला थाना तो होता नहीं था, कहीं कुछ घास फूस का झोपड़ी नुमा बना दिए, घेर घार दिए और वो थाना का रूप ले लिया। तो वहाँ
आसानी से जो है वहाँ आग लग जाती है और धू धू करके जल जाता है, और कहा जाता है 22 जो है पुलिसकर्मी वहाँ मारे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जब यह खबर चूँकि पूरे भारत में फैल जाती है धीरे धीरे, तो जब गांधी जी के पास यह खबर पहुँचती है तो गांधी जी बहुत क्षुब्ध होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, उनको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में कह दिया था कि इस आंदोलन में जो है हिंसा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हम लोग इस आंदोलन को जो है अहिंसा के दम पर जीतेंगे। किंतु यहाँ जब इतनी बड़ी हिंसा हो जाती है तो वो जो है असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय कर लेते हैं। और यहाँ पर अंग्रेज क्या करते हैं कि महात्मा गांधी को, चूँकि इस आंदोलन की शुरुआत उन्होंने की थी और इस आंदोलन में ही जो है 22 पुलिसकर्मी की मृत्यु हो जाती है, तो वहाँ गांधी जी को पकड़ लिया जाता है। गांधी जी को पकड़ करके 6 साल की सजा दी जाती है, 6 साल के लिए उन्हें जेल भेज दिया जाता है। तो जब गांधी जी असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का, वापस लेने का निर्णय लेते हैं तो बहुत विरोध होता है उनके पूरे भारत में, क्योंकि भारतीयों के मन में कहीं ना कहीं एक उम्मीद जगी थी कि इस थ्रू यानी इस तरह से जो है हम अंग्रेजों को, यानी असहयोग के द्वारा जो है धीरे धीरे हम लोग अंग्रेज को जो है भगा देंगे। ये 1921 की घटना है दोस्तों, चौरा चौरी, यानी 20 में आरंभ हुआ था, चौरा चौरी 1921 की घटना है। यानी साल भर बाद जो है साल भर यह आंदोलन चलता है, 1 साल बाद जो है असहयोग को वापस लेने का गांधी जी निर्णय लेते हैं। इसका विरोध पूरे भारत में चलता है, क्योंकि भारतीयों की उम्मीद कहीं ना कहीं टूटती हुई नजर आ रही थी। असहयोग आंदोलन के थ्रू उन्हें एक उम्मीद जगी कि कहीं ना कहीं जो अंग्रेज भागेंगे उनकी नींव कमजोर होगी, उनकी अर्थव्यवस्था टूटेगी और वो भाग जाएंगे यहाँ से। तो अब असहयोग आंदोलन चूंकि बंद हो रहा है तो सिर्फ जो पूरे भारत में ही नहीं बल्कि कांग्रेस में भी जो है इसका विरोध होने लगा था। कांग्रेस जो है आपका फिर से जो है 2 दलों में विभक्त हो गई, एक असहयोग का सपोर्ट करने वाले और एक असहयोग का सपोर्ट नहीं करने वाले। तो असहयोग को सपोर्ट करने वाले में आपका अली बंधु जो है ये सब थे, और असहयोग को यानी वापस लेने के विपक्ष में आपके बहुत सारे उग्र विचारधारा के जो नेता थे वो लोग थे। और पूरा भारत जो है समझिए दो खेमा में इस तरह से, यानी एक तरह से भारत में जो है दुख की लहर छा गई, क्योंकि असहयोग आंदोलन के थ्रू कहीं ना कहीं उन्हें एक उम्मीद जगी थी कि अंग्रेज जो इस तरह से भाग जाएंगे, उन्हें जो है इससे अंग्रेजों से आज़ादी मिल जाएगी। किंतु गांधी जी असहयोग वापस ले लेते हैं और उन्हें जो है 6 साल की सजा अंग्रेजों के द्वारा दी जाती है। हालांकि गांधी जी जो है आपका 2 साल ही जेल में रहते हैं, क्योंकि वह अस्वस्थ हो जाते हैं और उन्हें जो है अंग्रेज छोड़ देते हैं। उसके बाद 1924 में वो क्या करते हैं, जेल से बाहर आते हैं, और 1924 के कांग्रेस की अध्यक्षता भी कहाँ करते हैं दोस्तों, गांधी जी ही करते हैं। हम लोग जानते हैं कि 1924 की जो है गांधी जी कांग्रेस के बेलगांव में, कर्नाटक में पड़ता है ये जगह, तो वहाँ क्या करते हैं, इसकी अध्यक्षता करते हैं। और उसके बाद 1922 में आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करेंगे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हम लोग अब अगली क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों। आज हमने जो है असहयोग आंदोलन से संबंधित जो भी पॉइंट्स था, जो भी यानी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जरूरी था जानना, वो सारा कुछ हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। अब आप लोग कोई भी बुक उठा करके पढ़िए, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, कुछ भी कहीं भी कोई डाउट नहीं रहेगा, कुछ भी कंफ्यूजिंग फैक्ट आपका नहीं बचेगा। आप सिर्फ इस वीडियो को देखिए और फिर बुक से जो है प्रश्न उत्तर आप हल कीजिए। मैं कोशिश करूँगी कि इसका PDF भी आप लोगों को उपलब्ध कराऊँ, ताकि आपका एक साथ जो है तैयारी हो जाए। तो चलिए अगली क्लास में हम लोग फिर किसी अन्य टॉपिक को लेकर के फिर से मिलेंगे। देवी स्टडी से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत